हेलो फ्यूचर सीए में मैं सीए यशस्वी भंडारी, तैयारी जीत की, तैयारी जून की, स्काई ब्लू ब्लू स्काई ऑडिट रिवीजन में लेकर आई हूँ सीए में इंटर पेपर 10 के लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हम पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंसेस। एक ही सेकेंड। ऑडिट एविडेंसेस, कंफर्मेशन, ऑडिट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और नोटबुक। हाँ, 2 बेसिक लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, वो सारे लेक्चर्स देखना मत भूलिएगा, बिकॉज विदाउट द सीक्वेंस अगर आप कुछ भी देखोगे समझेगा नहीं। ओके अगर आपको तैयारी बहुत ज्यादा पक्की करनी है और जीत बहुत ज्यादा पक्की करनी है और 50 मार्क्स आपके हाथ में होंगे अगर आप रिविजन सही ढंग से करोगे तो। आई होप सो आप सभी ने रेगुलर लेक्चर्स कर दिए हैं। ये जो रिवीजन बैच है वो बैच सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और फटाफट रिकैप के लिए है। इन डेप्थ क्लैरिटी अगर चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, इन डेप्थ सारी चीजें चाहिए तो आप मेरा रेगुलर बैच ले सकते हो। ओके बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, फटाक से स्टार्ट करेंगे मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट एविडेंसेस, कंफर्मेशन, ऑडिट प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड नोटबुक। ओके मैम, समझा? तो मुझे बताओ ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अपन ने कल के लेक्चर्स में वगैरह देख लिया ना ऑडिट का। हमने क्या देखा था? एविडेंसेस कौन से होते हैं मैम? एक बार फिर से रिवाइज कराओ ना। रिवाइज, अरे सिर्फ वर्ड देखेंगे। परसुएसिव एविडेंस होता था और कंक्लूसिव एविडेंस था। परसुएसिव एविडेंस हमने कहाँ पे यूज किया था? यूज्ड इन ऑडिट। और कंक्लूसिव एविडेंसेस यूज किए थे यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन, राइट? अभी मुझे बताओ ये एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, एविडेंस एक्चुअल में होता क्या है? किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट इज एविडेंसेस, तो ये वाला चैप्टर, ये वाले रिवीजन में बहुत सारे एविडेंसेस के बारे में कवर करेंगे। तो एविडेंस को अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो ऑल द प्रूफ्स। और प्रूफ्स कैसे होने चाहिए? रिटन प्रूफ। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल वर्क में, कॉर्पोरेट लाइफ में को आपके जुबान की कोई कीमत नहीं है जब तक रिटन में कुछ नहीं होता। ओके ऑडिटर ने सारी चीजें रिटन में रखनी है। ओके मैम, समझा? तो अभी देखो व्हाट इज एन एविडेंसेस। Evidence, the term evidence include information used by auditor in arriving the conclusion on which auditor's opinion is based. बट ऑब्वियस ना, हम सारे जो प्रूफ कलेक्ट करते हैं किसके लिए? ओपिनियन पे जंप करने के लिए। ऑडिट एविडेंसेस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरलाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन जैसे हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और एंटिटीज बिजनेस, फिर उसमें कौन काम क्या कर रहा है, कैसे स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें भी तो हम देखते हैं ना। दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, हम अदर इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करते हैं। इन शॉर्ट, सब्सटैंटिव evidences collected by auditor from various sources to base his opinion on the financial statement of organization is called audit evidences. Okay ma'am, मतलब एक रिटन एविडेंसेस है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे ऑडिटर, जिसका ये बेस बनेगा किसके लिए? एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, एक कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए। यस मैम, आया ध्यान में? ओके मैम, हमें बताओ ये SA 500 वगैरह याद रखना है क्या? याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गलत लिखा तो गलत, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। ओके सिंपल लेकिन करेक्ट वर्ड। सिंपल मतलब आपका बीकॉम का लैंग्वेज नहीं, करेक्ट वर्ड इज नेसेसरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो अपने वर्ड में लिख लिया था, बट अपने वर्ड नहीं चलते, यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड्स चलते हैं। जैसे हमने धीरे धीरे सारे वर्ड्स को तोड़ते आए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं, लिखने हैं। अगर वो वर्ड्स एग्जामिनर को दिखेगा तो वो बट ऑब्वियस आपको मार्क्स दे देंगे। समझे? यस मैम, समझ गया। अभी ऑडिटर शुड कलेक्ट कौन सा एविडेंसेस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ओके मैम, यहाँ पे सब्सटैंटिव एविडेंसेस बोला, अपन सीखेंगे सब्सटैंटिव एविडेंसेस भी हम सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। ऑडिटर शुड कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ओके what is sufficient and appropriate evidences means? Sufficient मतलब sufficiency measures the quantity of evidences, okay, and appropriateness मतलब appropriateness measure the quality, reliability of that evidences. समझा? मतलब evidences का quality भी होना चाहिए और quantity भी होना चाहिए। both combination matters for वो एक
ऑडिट एविडेंस कहलाने के लिए। ओके मैम, समझा। अभी कभी भी ये वर्ड अगर आप ये करोगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, आपको मीनिंग ध्यान में आया है, आप अभी ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे। ओके, यही तो खास बात है, जब तक हम वर्ड्स को तोड़ेंगे नहीं, वो वर्ड्स के साथ फैमिलियर नहीं हो गया, आपको ऑडिट से डर ही लगेगा। ऑडिट से डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक सीए यशस्वी भंडारी योर कैप्टन इज हियर। ओके, एविडेंसेस के दो टाइप होते हैं, क्या? एक एक्सटर्नल एविडेंसेस और एक इंटरनल एविडेंसेस। अभी बेसिकली मुझे बताओ, इंटरनल मतलब क्या? अंदर से लिया हुआ एविडेंसेस, मतलब कंपनी के अंदर से मिले हुए एविडेंसेस। और एक्सटर्नल एविडेंस मतलब क्या? बाहर से लिए हुए एविडेंसेस। ओके मैम, देखो मैंने ये सारे तुम्हारे कॉपी पेस्ट किए हुए तुम्हारे ये मॉड्यूल से ही, मतलब मॉड्यूल भी हम रेफर कर रहे हैं। यस मैम। ओके, depending upon the source and audit evidence may be two type, internal evidence and external evidences. What is internal? These are evidences collected from within organization. For example, sale invoice हुआ, counter files of cash memos हुआ, good received note हुआ, credit note हुआ, debit note हुआ। मतलब internally जो कुछ भी prepare होता है या फिर जिससे भी internally बात होती है, जैसे मैनेजमेंट से भी हम confirmation लेते हैं, that is internal confirmation. Okay मैम। What is external confirmation? These are evidences collected from outside sources. For example, quotation, confirmation from debtor, creditor, ये सारी चीजें अपने अकाउंट्स में पड़ी हुई है। डेटर क्रेडिटर से confirmation लिया कि भाई तुझे सेल हुआ था क्या, तुझे परचेस हुआ था क्या। बैंक को बोलोगे कि बैंक आपका जो बैलेंस है और इनका जो बुक में बैलेंस है वो मैच हो रहा है क्या। ऑल दीज आर व्हाट? थर्ड पार्टी ना, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके, इंटरनल कंफर्मेशन मुझे बताओ, मोर रिलायबल हो गए या लेस रिलायबल हो गए? मैम लेस रिलायबल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक्सटर्नल एविडेंसेस क्या होते हैं? मोर रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू योर इंटरनल एविडेंसेस। इंटरनल एविडेंसेस भी रिलायबल हो सकते हैं। इंटरनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अगर आपको पता चला कि यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, देखो हर एक कंपनी झोल जुगाड़ करने के लिए नहीं पैदा होता है, तो फिर हम अगर किसी कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे अगर हमने टाटा इंडस्ट्री की बात की, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जो कुछ भी है, टाटा इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप की बात की, वहां पे तो सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक चलती होगी ना, बिकॉज वो टाटा ग्रुप ने ये किया हुआ है, उनके फाउंडर टाटा ग्रुप है। दैट्स वाई उनके इंटरनल कंट्रोल भी शायद से बहुत इफेक्टिव हो सकते। दीज आर हाइपोथेटिकल, ये ना मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। तो अगर वहां के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो हम वहां से एविडेंसेस ले सकते हैं, इट्स ओके। ओके, लेकिन अगर कोई तो ऐसे झपला वाली हुई, घूम घूम लिमिटेड एंड धूम धूम लिमिटेड, ऐसी कोई तो कंपनी हुई, तो बट ऑब्वियस है आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिटर हिमसेल्फ रादर देन इंटरनल एविडेंस इज मोर रिलायबल। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है, देखो मैं एक बेसिकली कंफर्मेशन बताती हूँ। अगर बैंक से आपको बैंक बैलेंस पूछना है, ओके, तो ऑडिटर खुद नहीं लिखता लेटर, वो कंटेंट बताता है। वो क्योंकि बैंक को अगर जाकर बोलोगे कि हम ऑडिटर है और हमें ये चाहिए, वो क्यों भरोसा रखेगी और वो क्यों देगी ना। इवन तो आपने लेटर दिखाया, एंगेजमेंट लेटर, फिर भी उनको क्या पता कि आप ही वो इंसान हो। दैट्स वाई आप कंटेंट देते हो मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के लेटर हेड पे वो सारा कंफर्मेशन, जो कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट है वो छप जाता है, जहाँ वहां पे आपकी साइन होती है, मैनेजमेंट की साइन होती है, और वहां पे मैनेजमेंट की साइन होकर वहां पर बोला जाता है कि जो कोई भी एविडेंसेस है वो आप डायरेक्टली ऑडिटर के मेल आईडी पे भेजना या फिर ऑडिटर के पोस्टल एड्रेस पे भेज देना। ओके, ऐसा अगर करोगे तो बैंक बट ऑब्वियस देगा आपको, ऐसे कंफर्मेशन मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके मैम, मेथड टू ऑब्टेन एविडेंसेस क्या है? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन और एनालिटिकल रिव्यू। ओके, व्हाट इज मतलब क्या एविडेंसेस कैसे कैसे कलेक्ट हो सकते हैं, इसके मेथड क्या है? दिस इज अ सिंपल ICAI। अभी देखो आई क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या?
It contain examination of record, documents and tangible asset. Inspection of records and document provide evidences of varying degree of reliability depending upon nature and source of. Inspect करना इंस्पेक्शन मतलब आपको कोई भी आपको अगर इन्वॉइसेस दिए तो इन्वॉइसेस को देखना, उस इन्वॉइसेस को एक एक चेक करना, टिक मार्क करते जाना, वो सारे सेल इन्वॉइस हो गए, कोई भी कंफर्मेशन आया उसको चेक करना, दैट इज इंस्पेक्शन। ये आय हो गया, यस मैम। फिर ऑब्जर्वेशन, मैम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, आपने जो कुछ भी बोला है वो सही यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है बताती हूँ। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? इट कंसिस्ट ऑफ विटनेसिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन, स्टॉक काउंट हो रहा है, आप वहां पर जाकर खड़े हुए हो, आप चेक कर रहे हो कि कैसे स्टॉक काउंट होता है, ओके कोई प्रोसीजर चल रहा है, आप जाकर वो देख रहे हो, वो विटनेस कर रहे हो, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ओके। फिर उसके बाद में क्या है? इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी मतलब क्या? इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन का मतलब क्या है? आइदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आप जाकर बोलोगे कि बोलो ना उधर क्या चल रहा था, ओके कंपनी में जाकर किसी एम्प्लॉय को पूछोगे बता ना वो क्या मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया था उस दिन के बोर्ड मीटिंग में, या फिर परचेस मैनेजर को जाकर पूछोगे कि परचेस मैनेजर बोलना तेरी प्रोसीजर क्या होती, दैट इज इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ओके। कंप्यूटेशन मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फिर से एक बार चेक करना कि ओके इनवॉइसेस देख लिए, सारा कुछ करेक्ट है, लेकिन कैलकुलेटर लेकर बैठो और चेक करो सम बराबर की है क्या, ओके सम बराबर की है लेकिन एक्सेल में बराबर उतारा है क्या, ओके फॉर्मूले करेक्ट लगाए हुए क्या, दैट इज अ कंप्यूटेशन। और एनालिटिकल रिव्यू, इट कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग सिग्निफिकेंट रेशो। जैसे ये रेशो होते हैं करंट एसेट, आपने देखा होगा करंट एसेट का रेशो होता है, उसके बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट के रेशोज होते हैं, क्या वो रेशोज मैच कर रहे हैं क्या? फॉर एग्जांपल हम पिछले साल का देखेंगे, इस साल का देखेंगे, थोड़े 2-3 साल के चेक करेंगे, सारे रेशोज को एक साथ एनालिसिस करेंगे, कभी आपके साथ और बाकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बाकी कंपनियों के साथ क्या चल रहा है, उन सभी का एनालिसिस करेंगे, दैट इज एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखना है। आई मतलब क्या? इंस्पेक्शन। सी मतलब क्या? तुम्हारा कंप्यूटेशन। ए मतलब क्या? एनालिटिकल रिव्यू। और फिर से आई मतलब क्या? इंक्वायरी। ICAIO लिखो, और ओ मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन। याद रहेगा आपको? इट्स वेरी इजी टू याद रखना, हाँ ICAIO, समझा? याद रहेगा आपको? इट्स वेरी इजी। अगर आपको पहले एक बार समझ में आया ना कि मेथड क्या है, देखो रट्टा नहीं मारना है, आप कैसे कैसे एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो, देखकर कलेक्ट कर सकते हो, उसके दैट इज ऑब्जर्वेशन। एनालिटिकल रिव्यू, रेशोज कैलकुलेट करके हो सकता है, इंक्वायरी करके कि इधर पूछा उधर पूछा, कंफर्मेशन लेकर पूछा, उसके बाद में कंप्यूटेशन में आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, उसके बाद में आपने क्या क्या किया, वो सारे इनवॉइसेस वगैरह चेक किए, इंस्पेक्शन हुआ, इंक्वायरी हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, कंप्यूटेशन हुआ और एनालिटिकल रिव्यू। इतना तो इजी है, अगर आप मन से पढ़ोगे ना बहुत इजीली हो जाएगा, ओके मैम समझा हमें? चलो ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन, ओ अंडो करो मैम। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंसेस। क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है? तो देखो यहाँ पे ना दो मेन प्रोसीजर जाती है, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरा होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ओके। ये मैं अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? दिस इज अ फाउंडेशन स्टेप विच इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एंटिटीज एनवायरमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये होता है, ये अपन इन डिटेल सीखने वाले, दिस इज जस्ट एन इंट्रो पार्ट, क्योंकि आगे आने वाले रिविजन लेक्चर्स में हम रिस्क असेसमेंट वगैरह सब कुछ देखने वाले, इंटरनल कंट्रोल वगैरह, आपका आगे वाला चैप्टर वही है, ओके। रिस्क असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे आप क्या करते हो, वो एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उस एंटिटी के एनवायरमेंट के बारे में समझते हो, फिर आपको पता चलता है कि ओके जो ये एंटिटी है ना यहाँ पे ये रिस्क हो सकता है। जैसे अगर अपन ने ऑयल इंडस्ट्री का अभी आप ये कर रहे रहोगे, ऑडिट कर रहे रहोगे, और आपको पता है बिकॉज ऑफ न्यूज ट्रम्प वगैरह का जो कोई भी वॉर चल रहा है जिसकी वजह से रिलायंस वगैरह का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है ना ऑयल वगैरह के रिलेटेड आपको खतरा है। नाउ बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंटिटी आपका रिस्क असेस हो गया, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि क्या पता होगा
कि रिलायंस इंडस्ट्री या फिर कोई भी पेट्रोलियम या फिर कोई भी ऑयल वाला ये हो, उन्होंने क्या किया हो, या फिर एलपीजी वाले कोई भी ऑडिट्स कर रहे हो आप, तो आपको पता है कि दिसंबर जनवरी तक आपका सेल बहुत अच्छा जाएगा, फिर फरवरी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ रहेगा और मार्च में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ रहेगा। बट ऑब्वियस ना उस टाइम पे सेल डिक्रीज ही दिखना चाहिए। अगर अगर रिलायंस इंडस्ट्री का या फिर किसी भी इसका सेल अचानक से मार्च में बहुत ज्यादा बड़ा दिखा या फिर कुछ उल्टा सुल्टा दिखा एज कंपेयर टू रेशियो अदर इंडस्ट्री का ये, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। ये assumption ये होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दिस इज अ फंडामेंटल प्रोसीजर, ये कभी मत भूलना, ये किसी को नहीं आता, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है आपको। ओके मैम, उसके बाद में इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट और ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है। उसके बाद में लगते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी दो टाइप है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल। ओके, फर्दर ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, कंप्लायंस प्रोसीजर, चलो वही देखने वाले हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं। व्हाट इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल? टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल को टेस्ट करना। कौन से कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल की बारे में बात हो रही है वहां पे। इट इवैल्यूएट इफ कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर आर इफेक्टिव टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट। मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या इतने इफेक्टिव है कि कोई भी मिसस्टेटमेंट या फिर कोई भी एरर या फिर कोई भी फ्रॉड आपका डिटेक्ट कर सकता है या नहीं। दैट इज योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी। बट ऑब्वियसली ना कंपनी का ऑपरेशन कितने इफेक्टिवली चल रहा है। अगर इफेक्टिवली चल रहा है इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे है। ओके मैम, इफ कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग द ऑडिटर रेड्यूस द टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर आपको पता चला कि कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो बट ऑब्वियस है ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स आप कम करोगे। मैम टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, 1 मिनट में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आस्क बाय ऑडिटर, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, डिड द प्रोसीजर वर्क्स, मतलब क्या प्रोसीजर बिठाया हुआ है। देखो हर एक कंपनी का है ना एक एसओपी होता है। व्हाट इज एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं आपको। ये आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे। अगर कोई सीए वाला स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहा है या फिर सीए आर्टिकल या फिर सीएमए आर्टिकल मेरा लेक्चर देख रहा है तो उसको पता है कि हर एक कंपनी का ना खुद का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जहाँ पे बोला जाता है कि परचेस मैनेजर, देखो परचेस डिपार्टमेंट, वहां पे ना हर एक चीज के डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऐसे चीज में डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर परचेस करना है तो पहले किसका परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, परचेस करना है ये कौन बोलेगा। ओके, फिर हम कोटेशन किससे लेंगे, फिर वेंडर कैसे ढूंढेंगे, वेंडर मिला तो उसका उसके साथ पेमेंट के टर्म्स क्या होंगे, वो माल की डिलीवरी कब देगा। ये सारी चीजें एक प्रोसीजर में डाला जाता है, क्योंकि एक कंपनी को चलाना या फिर कोई भी इवन आपका घर भी चलाना या फिर आपका, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो एक प्रोसीजर है। ओके, एक प्रोसीजर, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। आप सभी का जो रूटीन होता है दैट इज योर एसओपी। एसओपी आपका खुद का भी एक एसओपी है, समझा। ओके, तो अगर अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो मतलब आपका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आपकी इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब है। समझा आप? यस मैम, समझा। ओके, डिड द प्रोसीजर वर्क, ये हमें जानना है यहाँ पे। एग्जाम्पल, इफ परचेसिंग मैनेजर साइन ऑफ ऑन द एवरी परचेस ऑर्डर, मतलब अगर वहां पे लिखा होगा कि एवरी परचेस ऑर्डर पे परचेस मैनेजर का साइन होना चाहिए, उसका देखरेख होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ तो थप्पा वगैरह स्टैंप वगैरह होना चाहिए। देखो ये स्टैंप वगैरह होते हैं, ये स्टैंप वगैरह मेरे स्टैंप तो इधर ही पड़े हुए। ओके, स्टैंप वगैरह ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या परचेस मैनेजर ने किया है, क्या ठीक से किया हुआ है क्या, हर एक परचेस ऑर्डर पे परचेस मैनेजर का साइन है क्या। अगर साइन नहीं है तो गफला हुआ है। कोई और भी तो गफला कर सकता है ना, यही तो मुझे बताना था। ओके मैम, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बहुत अच्छे से समझा मैम। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिटेल? टू वेरीफाई द एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को उठा रहे हैं और वो एक एक ट्रांजैक्शन को हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, उसका कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसीजर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सेल का एक बिल उठाएंगे उसका पूरा चेकिंग होगा। ओके, और दूसरा कोई तो सेल परचेस के थोड़े सैंपल्स उठाएंगे उसका पूरा चेकिंग होगा। दैट इज एक्यूरेसी जानना, कंप्लीटनेस जानना। फोकस ऑन नंबर्स, फाइनेंशियल डेटा एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसका मेन फोकस नंबर्स पे होता है, एनालिसिस पे होता है। ओके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन था, इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस जानना था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना था। ओके मैम, मेथड वाउचिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके मैम, आया ध्यान में।
क्वेश्चन आस्क्ड इज द नंबर करेक्ट और नॉट। देखो मैंने दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी दे दिया है, आपको डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ा दिया साथ में, और वो कंसेप्ट भी समझा दिया। हो गई ना बात फतेह की। ओके, एग्जाम्पल क्या है, रिकैलकुलेशन ऑफ इनवॉइसेस का टोटल, या फिर रिकैलकुलेशन ऑफ कोई भी परसेंटेज वगैरह जो कुछ भी है, ये सब सारी चीजें चेक करना। ओके मैम, समझा। अभी व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। अभी जैसे आपकी नोटबुक है, जैसे आपकी नोटबुक है, वैसे ही जब भी आप आर्टिकल बनोगे, जब भी आप इंटर्नशिप करोगे, उस टाइम पे ना बच्चों आपको एक नोटबुक लेकर घूमना पड़ता है। ओ मैम, हमारा एक डायरी होगा। यस बच्चों, आपका एक डायरी होगा जहाँ पे आप लिखोगे कि आपने दिन भर क्या काम किया। ओके, आपको कुछ डाउट है क्या, अगर आपको कोई चीजें, जैसे आप नोटबुक बनाते हो जहाँ पे आप सारी चीजें लिखते हो, आपको कुछ पूछना है तो वो सारी चीजें लिखते हो, किससे पूछना है, किसी ने अगर टाइम दिया आपको, अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह लेने गए तो देखो आप है ना एक इस पे काम नहीं करते रहते हो, बहुत सारी चीजें एट ए टाइम हैंडल कर रहे रहते हो, तो आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए, तो वो सारे नोटबुक में आप लिखते हो, दैट इज ऑडिट नोटबुक। ये किसके पास होता है मैम, ऑडिट नोटबुक ऑडिट स्टाफ के पास होता है, तुम जैसे आर्टिकल इंटर्न्स के पास होता है। तो मैम आपके पास क्या होता है, मेरे पास क्या होता है, तुरंत बताती हूँ, पहले ऑडिट नोटबुक पढ़ेंगे। ओके, ऑडिट नोटबुक। In the course of conducting audit of an organization, audit staff may come across the various misstatement, fraud or other issue which need a further clarification from management. अभी देखो ऑडिट नोटबुक क्यों बनाते हैं, हर एक कुछ तो मिस्टेक मिली या फिर हर एक क्वेरी मिली, वो क्या हर एक बार मैनेजमेंट के पास जाकर भागा दौड़ा जाकर वो बात करेगा क्या, नहीं, मैनेजमेंट के पास भी टाइम नहीं होता। जब जब आपका ऑडिट चल रहा है, इसका मतलब आप कंपनी बंद नहीं करते हो, कंपनी तो रोजाना जैसी चल रही है, जस्ट वो आपको सपोर्ट कर रहे रहते हैं, तो यू नीड टू अलोकेट अ टाइम जहाँ पे आप सारी क्वेरीज पूछोगे, आइदर वो दिन भर का क्वेरीज हो सकता है या फिर आप वीकली पूछो, जो कोई भी, वो डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें होती है। ओके, तो इसलिए ये सारी ऑडिट नोटबुक, क्योंकि आपको कितनी क्वेरी याद रहेगी ना, ये सिलेबस ही याद नहीं हो रहा, वो क्वेरी कहाँ से याद रहेगी, और उसमें से टाइम पास भी बहुत ज्यादा करना है। ओके, तो दैट्स व्हाई इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट, उसमें से बाकी की ये लड़की वो लड़का, ये सारी चीजें भी तो देखनी रहती है मैम, बहुत काम होता है, हमें बहुत काम होता है, फिर चुगली करनी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, फिर उसके बाद में आपको, आप जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तब सीएमए फाइनल की स्टडीज करनी रहेगी आपको, तो फिर तब क्या करोगे ना, दैट्स व्हाई ऑडिट नोटबुक इज एसेंशियल। समझे आप, अभी समझ जाओगे, क्योंकि अगर मैंने ये स्टोरी आपको चिपकाई है ना, आप कभी भूलोगे नहीं, आप कभी भूलोगे नहीं, मुझे गारंटी है। जब खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस आता है ना, उस टाइम पे कोई बंदा नहीं भूलता। ओके, in the course of conducting audit of an organization, audit staff may come across various misstatement, fraud or any other issue which need a further clarification from a manager or investigation and in-depth observation later on. In order to avoid any chance of such a issue being unanswered, the audit staff generally record the same in separate notebook. That notebook is called your audit notebook. Okay, content of the audit notebook क्या होता है, name of the business enterprise, organization structure होता है, important provision, memorandum of association, जो कुछ भी आपको important लगता है वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद में communication with the previous auditor, management representation, instruction, list of books of account, accounting method, उसके बाद में key managerial person, error, fraud, matters, enquiry। अभी देखो ये सारी बातें आपको रटनी नहीं है, आप इमेजिन करो ना, आप ऑडिट करने के लिए गए हो, आपको क्या क्या लिखना होगा वहां पे। मैम हमें ना फिर उस कंपनी का नाम पहले लिखेंगे, फिर उधर कौन कौन से लोग हैं, किससे किससे डेटा मिलेगा वो लिखेंगे। ओके, मतलब देखो कंपनी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, नेम ऑफ एंटरप्राइज हुआ, की मैनेजरियल पर्सन हुआ, उसके बाद में वो कौन कौन से बुक्स देने वाले हैं वो बातचीत करते वक्त वो उन्होंने बताया, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट कुछ तो मेमोरेंडम वगैरह पढ़ रहे थे तो इंपॉर्टेंट जो कुछ भी लगा वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जाकर है ना हमारे सीनियर्स ने बताया था कि लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था, तो उनका कुछ भी टिप्स होगा तो वो भी लिखेंगे। देखो कितने इजीली याद आ जाता है। यू नीड टू मेक अ स्टोरी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, फिर वहां पे कुछ एरर फ्रॉड डिस्कवर हुआ तो वो लिखना है, कुछ मैटर रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन होगा वो लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। जब तक आप स्टोरी में ऑडिट पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। और मैं हूं ना यहाँ पे, चलो
ऑडिट नोटबुक हो गया। अभी ऑडिट प्रोग्राम, तुम्हारे पास अगर ऑडिट नोटबुक है तो क्या एक सीए भी या फिर सीएमए भी ऑडिट नोटबुक लेकर घूमता है क्या? तो उसके पास क्या होता है मैम, वो क्या बनाता है, वो भी तो कुछ तो बनाता होगा ना। सारा काम आप स्टाफ से थोड़ी ना कराओगे। हाँ मैम, सब सब हम ही करेंगे और वो क्या करेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल फीस लेंगे? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं बड़े लोग। बड़े लोग आपके मैनेजर्स हो गए या फिर सीए होगा या फिर पार्टनर होगा, वो क्या करता है, वो ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्रोग्राम बना कर देता है। एंड ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल रिटन स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन प्लान दैट आउटलाइन द स्पेसिफिक प्रोसीजर, टेस्ट, स्टेप ऑडिटर विल फॉलो टू वेरीफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसा प्लान है, एंड ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल रिटन स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन प्लान, एक जहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया हुआ होगा, पूरा डिटेल एक्शन प्लान लिखा होगा। ओके, जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर, टेस्ट, स्टेप्स दैट विल फॉलो ये ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ऑडिट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड चेक करने के लिए जो कुछ भी चीजें लिखी होगी वो ऑडिट प्रोग्राम में लिखी होगी। तो फिर मैम ऑडिट प्लान क्या होता है? An audit plan is a high level of strategy outlining the scope, objective, timing, resources for specific audit। मैम आप क्या बोल रहे हो ना, अभी तो दोनों सेम लग रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं डिफरेंस बिटवीन भी तो लेकर आई हूँ। चलो फटाफट से चेक करेंगे। एक होता है ऑडिट प्लान, दूसरा होता है ऑडिट प्रोग्राम। मीनिंग क्या है? ऑडिट प्लान इज ओवरलाइनिंग द स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिट प्लान क्या होता है? दैट इज ऊपर से ऑडिट का स्ट्रैटेजी या फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है। ओके मैम, आया ध्यान में। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ डिटेल ऑडिट चेकलिस्ट। ऑडिट प्रोग्राम में डिटेल होता है, डिटेल ऑफ ऑडिट प्लानिंग, डिटेल चेकलिस्ट बनता है। जो कुछ भी प्लान बनाया हुआ है, जो कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उसको एग्जीक्यूट करना। देखो ऑडिट प्लान में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ऑडिट प्लान में डिसाइड हुआ रहता है कि हमें क्या ढूंढना है और कौन कौन आएगा और कब खत्म करना है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड डिसाइड होता है। अभी कौन कौन आया है तो 2-4 लोग आए होंगे, एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड। अभी एक्स क्या काम करेगा, एक्स कब काम करेगा, एक्स ने कितने रिकॉर्ड चेक करने हैं, मतलब डिटेल ऑफ एक्स ना, ये सारी चीजें प्रोग्राम में बनती है। ओके, यस मैम। ओके, फोकस बर्ड आई व्यू होता है क्योंकि यहाँ पे व्हाट एंड व्हाई चलता है, बिकॉज यहाँ पे ऑडिट स्ट्रैटेजी बात होती है और ऑब्जेक्टिव जो ऊपर जो मेन कंटेंट है, मेन जो है दैट इज ऑडिट प्लान। और जो डिटेल व्यू है जहाँ पे हाउ एंड व्हाट का आंसर मिलता है दैट इज योर ऑडिट प्रोग्राम। ओके मैम, पहले प्लान बनेगा और फिर प्रोग्राम होगा ना, ऐसे याद रखो आप। पहले प्लान बनता है फिर प्रोग्राम होता है, पहले प्लान बनता है फिर प्रोग्राम होता है। याद रहेगा? अभी याद रहेगा क्या क्या होता है? पहले प्लान बनता है फिर प्रोग्राम बनता है, फिर पहले प्लान बनता है फिर प्रोग्राम बनता है। अभी कोई भी नहीं भूल सकता। व्हेन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज आफ्टर प्लानिंग, सो दिस इज सेकेंड स्टेप। कंटेंट क्या है? स्कोप, रिस्क, रिसोर्सेस, मतलब बड़ी बड़ी बातें होती है। स्पेसिफिक चेकलिस्ट एंड स्पेसिफिक एरिया। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बड़ी बात है तो मैम ऑडिट का लीड मतलब पार्टनर वगैरह या फिर मैनेजर वगैरह बनाएंगे ऑडिट प्रोग्राम। ओके, और ये छोटी बात है ऑडिट प्लानिंग वगैरह, तो ये ऑडिट स्टाफ बनाता है। ओके मैम, आया ध्यान में? ओके, लेकिन मैम एडवांटेज भी तो हो गए ना ऑडिट प्रोग्राम बनाने के। एडवांटेज तो बहुत है। क्या एडवांटेज होगा? पहले से प्री प्लान होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टाफ को क्लैरिटी आएगी, सब कुछ बहुत सही से जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा इसमें। It is serve as a ready checklist for audit program to be performed. The audit work can be properly allocated to audit assistant or to article clerk. मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार, ये आप डिटेल में आप पढ़ लेना, लेकिन आप मुझे बताओ ओके, मैं बताती कि यहाँ के एडवांटेज क्या हो गए। प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम बनने के ना वजह से मैम ऑडिट स्टाफ को कंफ्यूजन नहीं होगा। नया कोई तो आया है उसको भी ऑडिट प्रोग्राम समझेगा, मतलब पुराने वालों को भी मिल सकता है, नए वालों को भी रेफरेंस मिल सकता है। ओके मैम, उसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, एक चेकलिस्ट है जो चेक करके आना है। इट्स द ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपरली एलोकेटेड। सबको ऑडिट काम बहुत अच्छे से एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि XYZ तीनों अगर है, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा काम किया, किसी ने काम ही नहीं किया, कोई तो नालायक बच्चा निकला, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा मैम। दैट्स व्हाई प्रॉपर एलोकेशन भी हो गया। द
ऑडिटर में इजीली नो द एक्सटेंट ऑफ द वर्क डन एट द पॉइंट, कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना एक्स को ये काम करना था, वाई को ये काम करना था, आप जाकर पूछ सकते हो और फिर उनसे रिपोर्टिंग भी ले सकते हो, और ऑडिट नोटबुक वगैरह भी तो बनाई होगी ना उन्होंने। ओके, ऑडिट प्रोग्राम वुड नॉट बी यूजफुल फॉर द ऑडिट असिस्टेंट इन कैरिंग द ऑडिट वर्क, बट प्रिंसिपल टू ही, मतलब सबको ये होता है, उन्होंने वो बड़ा लंबा चौड़ा ये किया, ही वुड बी इन अ पोजीशन टू अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑडिट प्रोग्राम जो है सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं है, प्रिंसिपल को भी तो मदद होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपने गलती की, कोई आपको नहीं पूछने वाला है, सब कौन किसका कॉलर पकड़ेंगे, प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ेंगे, क्योंकि फीस किसको जा रही है, प्रिंसिपल को। तो डरने का नहीं, पूरा काम करके आने का, गलत हुआ तो गलत हुआ, प्रिंसिपल संभाल लेगा। ओके ओके, एंड इन इसके मैंने बोला इसकी वजह से गलत सारा काम कर मत आना, नहीं तो सारे प्रिंसिपल मेरे घर पे आ जाएंगे। A uniformity of the work can be attained as the same program would be followed from time to time। सब मतलब सब लोग टाइम टू टाइम वही फॉलो करेंगे, दैट्स वाई यूनिफॉर्मिटी होगी। यस मैम, इट इज यूजफुल बेसिस ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग ईयर, अगले साल भी वही यूज होगा। यस मैम, समझा, मतलब एडवांटेजेस आपको याद रहेंगे, स्टोरी याद करो समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन मैम इतने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी तो होंगे। अभी मुझे बताओ, पूरा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब मैकेनिकल वर्क है, पहले साल तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अगले साल फिर से आपको ऑडिट में भेजा तो आप क्या बोलोगे, पिछली बार ही किया था, अभी कट नहीं चाहिए, अभी आई एम एक्सपर्ट, यही तो बोलोगे ना आप, यही बोलोगे ना आप। तो दैट्स वाई एक बोर्डम आ जाता है, एक मैकेनिज्म आ जाता है, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं यूज किए जा सकती, क्योंकि देखो आपको बोला जाएगा कि इसी ढंग से जाना है, और अगर वैसा आपको नहीं करना है, आपको कुछ तो अलग तरीके से करना है, या फिर इसके वजह से क्या होगा, कोई अलग, देखो पिछली बार जैसा हुआ है वैसा इसी साल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये साल फ्रॉड हुआ तो क्या करोगे, फ्रॉड और एरर के डिटेक्शन भी नहीं समझ में आ जाएगी। दैट्स वाई डिसएडवांटेज क्या है, ऑडिटर टास्क बिकेम द मैकेनिकल, ऑडिटर में लूज द इंटरेस्ट। जैसे आप इंटरेस्ट, पहले साल मजा आया, लेकिन अगले वाले साल आपको मजा नहीं आने वाला है, मैं गारंटी देती हूँ। जैसे पहले बार आप सुनते हो ना ऑडिट, तो अब आपको बहुत मजा आता है, रिवीजन के टाइम पे मजा नहीं आता, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करो, फिर ऐसे लगता है क्यों मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ऑडिट रिवीजन ये टोटली अपोजिट है, या फिर कोई भी रिवीजन करना इस टोटली अपोजिट है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, ऑडिटर टास्क बिकम मैकेनिकल, ऑडिटर में लूज इंटरेस्ट, ड्रॉइंग अप एन ऑडिट प्रोग्राम में बिकम अननेसेसरी फॉर स्मॉल कंसर्न। अभी सभी, बट विस रिलायंस, अडानी ग्रुप का, टाटा ग्रुप का, इन्फोसिस का प्रोग्राम करना इज एसेंशियल, बट तुम इंडिविजुअल लोगों के भी प्रोग्राम किए जा रहे हो, पार्टनरशिप छोटा छोटा फर्म है, गांव खेड़े के लोग हैं, कोई गृह उद्योग वगैरह है, उनके भी सारे काम ये प्रोग्राम बना रहे हो, नॉट नेसेसरी ना, जरूरत ही नहीं है, फिर काय को टाइम वेस्ट करना। देखो आपका टाइम भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ओके मैम, ड्राइंग ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम ये भी समझ में आया। दो द ऑडिट प्रोग्राम हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इनएफिशिएंट स्टाफ में डिफेंड देमसेल्फ बाय स्टेटिंग दैट द मैटर वाज नॉट कंटेंट। अभी देखो, कोई तो चुगली, कोई तो ऐसा कम काम करने वाला आर्टिकल होगा, वो बोलेगा आपने जितना बोला था उतना तो करके आया, एक्स्ट्रा कुछ ढूंढेगा नहीं, फिर कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा बब्बा। ये ऑडिट प्रोग्राम का वो डिसएडवांटेज उठा सकता है। ओके, रिजिड प्रोग्राम कैन नॉट बी लेट डाउन फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस। एक रिजिड प्रोग्राम हर एक बिजनेस को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, हर एक बिजनेस एक दूसरे से अलग होता है। जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, मेरी बहन अलग है, मेरा भाई अलग है, तो एक कॉपी पेस्ट हो नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। अगर मेरे पापा मम्मी को कोई रूल्स मुझ पे अप्लाई करने हैं, तो मुझे जो रूल्स अप्लाई किए हैं क्या वो सेम मेरे भाई बहन को होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, तो डिपेंड अपॉन दैट वो रिजिडिटी नहीं चलेगी। ओके मैम, ओके। अभी बच्चों बहुत ज्यादा अपन ने पढ़ लिया है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बाकी रह गया है। ये मैंने क्यों बाकी रखवाया, क्योंकि आज अपने ना बहुत सारी चीजें पढ़ी है और बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, जिसके ऊपर से सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फटाफट से ये पहले रिवाइज करो, फिर कल फिर मिलेंगे। सी इन द क्लासरूम टुमारो फॉर ऑडिट।